हेलो स्टूडेंट। तो आपको वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से मैं आपको विश कर रहा हूँ। देखिए कि आज जो हमारा डिस्कशन है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर रहेगा कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम लगता है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है खैर जो मेरा तो काफी फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं और आप उन 10 क्वेश्चन में से 6 to 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्कोरिंग यूनिट है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो मैं बताऊंगा। और थोड़ा पैटर्न के बारे में बात करूं, देखो जैसे शिफ्ट वाइज भी अगर आप लोग एनालिसिस करें, जैसे 2023 में दिसंबर का जो शिफ्ट है, जून का जो शिफ्ट है, मार्च का जो शिफ्ट है, अगर देखें 12, 8, 8, 9, 8, 12, 8, 11, 7, तो मिनिमम हम देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, मैक्सिमम में वो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज विट इज 9 to 10 है। आगे भी हम देखें तो मैक्सिमम जैसे 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं या मिनिमम पेपर सेकंड, उस समय जब ओल्ड पैटर्न था आपको पता है कि 2 तरीके के पेपर चलते थे, तो वहां पर थोड़ा क्वेश्चन आपको कम देखने को मिल रहा है। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जो वेटेज है वो लगभग जो मान के चले 9 से 10 क्वेश्चन के बीच में रहेगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसके 7 क्वेश्चन जो हैं वो एटलीस्ट सही करें ही करें। कोशिश तो खैर 10 से 10 की रहेगी, लेकिन 7 तो मिनिमम सही हमें करना है, वो हो भी जाएगा। पेपर जो है वो आपका काफी ठीक लेवल पर आता है। देखो जैसे अपन मार्च शिफ्ट सेकंड का पेपर अभी डिस्कस कर रहे हैं 2023, फिर मार्च फर्स्ट का डिस्कस करेंगे, देखो फिर जून अटेम्प्ट का डिस्कशन होगा या फिर उसके बाद में नेक्स्ट दिसंबर का डिस्कशन होगा। 22 है, 20 है, 19 है। और क्वेश्चन देखो रिपीटेटिव रहते हैं। अगर आप 4-5 क्वेश्चन के आंसर अपने सिक्योर करना चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आप डिस्कस करते चले जाएं। प्रीवियस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन नो डाउट रिपीट होते हैं, एज इट इज आ जाते हैं। देखो तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो रहे हैं ईयर वाइज। सबसे पहले देखो 4 मार्च अपन अगर बात करें शिफ्ट 2023 में क्या क्वेश्चन आया है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेलम द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से वो ज्यादा हो जाए और डिमांड कर पॉजिटिवली स्लोप हो जाए तो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल वे में जाएं, डिमांड कर पॉजिटिवली स्लोप कब बनेगा। देखो जब प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन क्या आएगा पॉजिटिव। तो मैं तो क्वेश्चन को बहुत ट्रिकली सॉल्व करने की बात कर रहा हूं कि डिमांड कर पॉजिटिव स्लोप कब आएगा भाई, जब इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा। और पॉजिटिव रिलेशन अगर है तो भैया फिर वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है। तो मैं सीधा ऑप्शन में चला जाऊंगा क्या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन और प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन पॉजिटिव है। सीधा मेरा गिफिन गुड एग्जाम सीधा मैंने सॉल्व कर लिया, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं क्या प्राइस इफेक्ट, क्या इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाएं तो प्राइस इफेक्ट आप लोगों को पता होगा इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर इन दोनों इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, देखो लिखा है व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेलम, यूजुअली क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव काम करता है, इसके कारण से प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन आता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव काम करता है। बाकी डिटेल में तो जब हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनकम इफेक्ट भी यूजुअली देखो पॉजिटिव काम करता है, जिसके कारण से प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन नेगेटिव आता है। दोनों नेगेटिव रिलेशन लेकर आ रहे हैं, इसलिए प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव काम करता है, इससे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या फंडामेंटल रेज कर दिया हमारे सामने कि भैया इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा है। अब जब इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है ना तो प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव काम कर रहा है उसके कारण से प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन मान लो -3 आ रहा है। अब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है तो प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन उल्टा पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। मान लो प्लस का 4 आ रहा है तो -3 प्लस का 4, तो यहां पर प्लस का 1 आएगा, तो प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाता है। और इस तरीके का जो केस हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना, वो गिफिन गुड्स में ही मिलता है। इसीलिए गिफिन गुड्स जो होते हैं, ध्यान रखना, वो लॉ ऑफ डिमांड के क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, खैर हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम बहुत ट्रिकली भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे कि आंसर जो है वो गिफिन ही जाएगा हमारा। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वैसे केस ही किसका आपको पता होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में किया जाता है, मोनोपोली में किया जाता है। द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोज, जिसमें एंटायर कंज्यूमर सरप्लस चला जाता है। आपको पता होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया इसलिए जाता है ताकि सेलर बायर का सरप्लस जो है वो ले सके।
जैसे मुझको लगता है ये ज्यादा पैसे दे सकता है तो उसको मैं ज्यादा पैसे बता देता हूँ। कोई 10 रुपए के 15 रुपए दे सकता है, मैं 15 बता के उसका सरप्लस मैं ले लूं। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। हालांकि देखो इसके लिए पिगू ने 3 डिग्रीज दी थी, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें फर्स्ट डिग्री में देखने को मिलता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमें देखता है कि पूरा कंज्यूमर सरप्लस चला जाता है। पर यह बात आ रही है कि किस में होती है कंडीशन, कंज्यूमर टू मोनोपोली प्रोड्यूसर, डेड वेट लॉस या टू कैपिटल। तो जो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट गोस, तो कौन से मार्केट में जाएगा, मोनोपोली प्रोड्यूसर के। तो टेक्निकली इजी हो गया है टॉपिक, मतलब टेक्निकली क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है कि किस सिचुएशन में होता है भाई। ऑफ कोर्स मोनोपोली मार्केट में होता है, जहां पर मोनोपोलिस्ट ज्यादा प्राइस चार्ज करता है उन कस्टमर से जहां उनको लगता है कि ये ज्यादा पैसा दे सकता है और उनके सरप्लस को लेता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिग्रीज पूछता तो ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा होता है। सेकंड डिग्री में क्या करता है, वो सरप्लस का एक पार्ट लेता है। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है, आप 15 रुपए दे सकते हो, तो मैं 12 बताऊंगा ताकि कुछ सरप्लस आपके पास बचा और मैंने कुछ सरप्लस का पार्ट खुद ने रख लिया। तो वो जो पोर्शन मैंने लिया है वो सेकंड डिग्री में चला जाता है। और जब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो पहले सेलर मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेता है, एरिया वाइज या इनकम वाइज, और फिर अलग अलग एरिया की अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज करता है। तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक actors interacting with one another each choose their best strategy and given the strategies that all other actors have chosen। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है। प्रिजनर्स डायलेमा तो वो कंडीशन होती है, ध्यान रखना, जहां पर प्रिजनर वो स्ट्रैटेजी यूज करता है जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो। भाई वो कोशिश करेगा, उसको पता है कि यार वो एक डायलेमा में होता है प्रिजनर कि मैं सामने वाले के साथ मिलकर करूंगा उसका फायदा नहीं है, अगर मैं अपना खुद का ही कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी अगर यूज करता हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो प्रिजनर डायलेमा में ठीक है वो स्ट्रैटेजी यूज करता है जो उसको लगता है उसके हिसाब से ठीक है। ठीक है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी भी एक कॉमन फिनोमिना है क्या। ये सारे अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आती हैं स्ट्रैटेजीज। ओलिगोपॉली जो मार्केट है उसके मॉडल्स के अंदर यूजुअली गेम थ्योरी जो यूज होता है वो गेम थ्योरीज के अंदर स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन इजी नहीं है, जैसे मैंने बोला आप 10 में से 7 सही कर सकते हो इजीली, मैंने ये नहीं बोला 10 में से 10। वो रीजन ऐसे क्वेश्चन नहीं है भैया जो आसान नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 10 में से 10 सही नहीं होंगे तो भी हम 7 तक इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी में ठीक है, अब मैंने बोला डिसीजन मेकिंग है, बंदा ऐसा डिसीजन लेगा भैया जो मेरे हिसाब से मैं वो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जो सामने वाले पर डोमिनेंट हो, सामने वाला वो स्ट्रैटेजी बनाएगा जो मेरे को डोमिनेंट, वो अपनी डोमिनेंसी दिखा सके, उसको डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब प्रीडेटरी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां पर मैं वो स्ट्रैटेजी यूज करूंगा कि सामने वाला भैया बिल्कुल खत्म हो जाए और भैया मैं विन विन सिचुएशन विन कर लूं, मतलब स्ट्रैटेजी तो विन लूज होगी कि मैं जीतूंगा सामने वाला हारेगा। अब प्रीडेटर प्राइसिंग आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा होगा कि कई बार सेलर इतनी कम प्राइस रख देता है कि भैया सामने वाला बंदा जो दूसरा सेलर है वो उस प्राइस पर अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। जैसा आपने रिलायंस को देखा होगा कि रिलायंस जब जियो आया तो उसने बिल्कुल फ्री कर दिया कि भैया दूसरी कंपनी फ्री से कम तो बेच नहीं सकती है। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज थी, एयरटेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब घाटे में आना स्टार्ट हो गए, वीआई घाटे में आना स्टार्ट हो गया, दूसरी कंपनी बंद हो जाएगी, मैं अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लूंगा, तो वो प्रीडेटरी स्ट्रैटेजी होता है। नैश इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो कंडीशन होती है, ध्यान रखना, जहां पर जैसे दो प्रिजनर हैं या दो बंदे डिसीजन मेकिंग अगर ले रहे हैं तो नैश इक्विलिब्रियम ये कहता है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी नहीं है, जो स्ट्रैटेजी आपकी वो बेस्ट है उसमें डेविएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप डेविएशन करेंगे तो मतलब आप बेस्ट से मूव कर जाएंगे। तो एग्जैक्टली से लिखा है कि सिचुएशन जिसमें इकोनॉमिक एक्टर इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी वो देते हैं, और बेस्ट स्ट्रैटेजी उनकी इनिशियल स्ट्रैटेजी होती है जिसमें उनको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये जो आंसर चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, नैश इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। कि नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि बंदा अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी देगा जिसमें डेविएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तो जब स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोनों एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भैया काम करते थे। कॉब अगर डगलस की अगर बात की जाए तो, और साफ वहां पर एक फंडा चलता है कि जो अल्फा और बीटा है, ध्यान रखना,
अगर इनका टोटल 1 से ज्यादा होता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। अल्फा और बीटा का टोटल अगर 1 के बराबर होता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल चलता है। हिंदी मीडियम बच्चों ने पढ़ा होगा वृद्धि के पैमाने, समता के पैमाने। और अल्फा और बीटा का टोटल अगर 1 से कम चलता है तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल यानी ह्रास के पैमाने चलते हैं। अब ये बहुत ईजी है, देखो अल्फा बीटा का टोटल 1 से ज्यादा है, कौन सा रिटर्न टू स्केल है, देखो ये। तो जितना पीछे वाला क्वेश्चन मुश्किल था, ये क्वेश्चन उतना ईजी था। तो मैंने बोला इकोनॉमिक्स में ऐसी बात नहीं है, पेपर बैलेंस्ड आएगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वापस देखो प्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब मिलेगा। देखो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या वृद्धि के पैमानों का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते चलते जाते हैं ना, हमारे प्रोडक्ट की जो एवरेज कॉस्ट है यानी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलने के पीछे रीजन क्या होता है? ऑफ कोर्स मोर डिवीजन ऑफ लेबर, जितना आपके पास लेबर है आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, भाई तुम स्पेसिफिक काम तुम ये करो, स्पेशलाइज काम कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल मुझे जाता हुआ लग रहा है। मशीनरी का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जो खाली पड़ी हुई थी उनका वैसे ही अपना मान लो किराया जा रहा है या उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जा रहा है, उनका पूरा यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट ऑफ कोर्स वो भी कम आएगी, एक साथ माल जाएगा, आज एक ट्रक आधा जाए पूरा भर के जाए, किराया तो उतना ही लगेगा, तो पूरा भर के जाएगा तो आपकी कॉस्ट वो कम हो जाएगी, ये भी ठीक है। मोर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली, ये तो रीजन हो ही नहीं सकता इकोनॉमिक्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि लेस इनपुट में जब हमें मोर आउटपुट मिलता है। आईआरएस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इनपुट है अगर इसको 10% से इंक्रीज किया, आउटपुट है मान लो 15% से इंक्रीज अगर हो रहे हैं तो वो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन सही है पर फोर्थ सही नहीं है। और ऑफ कोर्स एडवर्टीजमेंट भी आप इकोनॉमिक्स का बेनिफिट मिलेगा। एक आप एक प्रोडक्ट के लिए ऐड करें और एक आप भैया मोर प्रोडक्ट के लिए ऐड करेंगे तो कॉस्ट तो आपकी कम हो जाएगी पर प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो सिंगल जाना है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है ए बी सी और ई हो जाएगा, यानी इसका आंसर हम डी लगा सकते हैं। इसके बाद आएगा कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, कि जब हम उपभोक्ता विवेकशील की बात करते हैं तो कंज्यूमर रैशनल कब होता है, ध्यान रखना, जब वो मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है लीस्ट कॉस्ट में, ध्यान रखना मैक्सिमम बेनिफिट इन लो कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल विवेकशील है, जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपना चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा, ऐसा वो डिसीजन ले। तो कंज्यूमर के डिसीजन को हम रैशनल डिसीजन बोलेंगे, रैशनल कंज्यूमर बोलेंगे। तो उसके पीछे रीजन क्या है? बिल्कुल बात से, एक तो नॉन सेटाइटी ऑफ नीड, कि हमारी आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती है तो हमें बार बार जो है भैया रैशनल बिहेवियर दिखाना पड़ता है। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस भी सही है, कि वरीयताओं की परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है कि अगर मुझको ए ज्यादा पसंद है बी से, बी ज्यादा पसंद है सी से, तो इसका मतलब मुझे ए ज्यादा पसंद होगा सी से, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंस। परफॉर्स रैशनल कंज्यूमर उसी चीज को चूज करेगा जो उसको संतुष्टि ज्यादा देती है, यानी इसका ए भी ठीक जा रहा है बी भी ठीक जा रहा है। कार्डिनल मेजरमेंट या ऑर्डिनल मेजरमेंट का तो कोई रैशनल से कोई रिलेशन है नहीं। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव बिल्कुल सही है, कंज्यूमर अपना खुद का सेल्फ बेनिफिट देखेगा, खुद का लाभ देखेगा, सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव तो जाएगा। तो ए बी और डी, तो ये कॉम्बिनेशन जो मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच आप लोगों को पता है कि जो ये क्रमवाचक अवधारणा ऑर्डिनल या गणनावाचक अवधारणा आपका कार्डिनल अप्रोच, तो ये जो है वो आपके यूटिलिटी को मेजर करने के तरीके हैं, इनका कंज्यूमर रैशनैलिटी से विवेकशीलता से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, दो कथन दिए गए, हमें बताना है क्या इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, और रीजन दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट। ऑफ कोर्स देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है उसमें से हम रिवेन्यू में से केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही माइनस करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। केवल हम लोग ये भी कह सकते हैं केवल अकाउंटिंग कॉस्ट ही जो है माइनस करते हैं, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। तो बिल्कुल बात सही करेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट के स्मॉलर, हालांकि स्टेटमेंट थोड़ा बहुत डाउटफुल है क्योंकि बराबर हो सकता है अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट जीरो हो, एक अजम्पशन अगर अपन ले लें, वो अजम्पशन नहीं ले तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो आपका कम ही रहेगा। रीजन ये है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस होती है। ऑफकोर्स ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो ए चला जाएगा, स्टेटमेंट भी सही और रीजन भी करेक्ट जा रहे हैं यहाँ पर।
यार देखो इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 8 थे और जो 8 नंबर का क्वेश्चन था वो भी आपके कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट वगैरह पे या एक क्वेश्चन और था जो शायद यहाँ पर भी खैर टाइप नहीं किया है, वो डिस्कशन देख लेंगे अपन। और अब देखो 4th मार्च शिफ्ट 1 पर अगर अपन देखें 2023 में जो क्वेश्चन आए, देखो हो सकता है ऐसा नहीं है कि हम स्टैंडर्ड मान ले भाई मैंने 9 क्वेश्चन, हो सकता है एक आध स्किप हो गया हो मेरे से, हो सकता है 10 क्वेश्चन आए 8 की जगह 9 क्वेश्चन आए, खैर जो बेस्ट कोशिश हो सकती है क्वेश्चन देने की वो मैंने की है। 4th मार्च शिफ्ट 1 2023 की अगर बात की जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट किस में आएगा, देखो अब बेरोजगारी है तो कोई इंडिविजुअल की तो बात की नहीं जाएगी कि भाई अश्वनी मेहरा की बेरोजगारी की बात की जा रही है। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो पूरी कंट्री की बात करो किस में जाएगा, देखो साफ हमारा आंसर मैक्रो चला जाएगा, क्योंकि माइक्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। और आपका डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो इन्हीं के कैरेक्टर होते हैं भैया। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मेनली वो वैसे नॉर्मेटिव इन नेचर होता है जिसमें सुझाव या सजेशन दिए जाते हैं। खैर तो हमारा बेस्ट ऑप्शन माइक्रो मैक्रो में से जाना था। और आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्टडी किसकी की जाएगी भैया, होल सबकी स्टडी की जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, आंसर डी चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज है मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, ये काफी इजी है, किसके लिए इन चार में से किसके लिए डिमांड इन इलास्टिक होगी। हम कहते हैं कि जो चीज हमारे लिए क्या है नेसेसिटी है उनकी इलास्टिसिटी हमारे लिए क्या होती है भैया, जीरो होती है। तो ऑफ कोर्स सॉल्ट हमारे लिए एक परफेक्ट नेसेसिटी है, क्योंकि सॉल्ट की प्राइस देखो अगर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए पर जो इसका कंजप्शन रहता है देखो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपका कंजप्शन जो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। अगर डिमांड रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, सॉरी क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब आपका जो इलास्टिसिटी है क्या हो जाएगा, वो जीरो। और आपने देखा भी होगा इसका जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, एकदम वर्टिकल बनता है, जो बताता है कि प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड रहता है इसका। पूर्णतः बेलोजदार जिसको हम बोलते हैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, ये बात किसने कही थी, देखो ये ऑथर्स कि आपको अगर थोड़ा बहुत अंदाजा है तो विलियमसन ने जो मॉडल दिया था वो दिया था मैनेजरियल मैक्सिमम मैनेजरियल ओन यूटिलिटी दिया था इन्होंने। एक्चुअली इन्होंने विलियमसन ने एक बात बोली थी कि मैनेजर जो होता है एक्चुअली वो खुद की ओन यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, क्योंकि बिजनेस चलाने वाला बंदा अलग है, मालिक अलग है, मैनेजर अलग है। मालिक मैनेजर खुद सेम नहीं है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट का मालिक कोई और है और मैं उसके अंडर में काम कर रहा हूं तो मैं कोशिश क्या करूंगा, मुझे कम काम के ज्यादा पैसे मिले तो मैं अपनी खुद की यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, वो गोल सेट करूंगा जो मैं अचीव कर सकूं। मुझको एक बड़ी ऑफिस मिले, रेस्ट मिले, लंच टाइम मिले, मुझे वेकेशंस मिले, पावर मिले, सिक्योरिटी मिले, मैं अपने बेनिफिट देखूंगा। तो वो विलियमसन ने एक बात बोली थी कि मैनेजर खुद अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। सायरट और मार्च वो थे जिन्होंने बोला था कि भैया प्रॉफिट के अलावा कंपनी के 4 अदर मोटिव हो सकते हैं, उनको याद करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन मोटिव, देखो हम क्या करते हैं किसी भी चीज का उसका सबसे पहले प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं इन्वेंट्री गोदाम में रख देंगे, ठीक है, इन्वेंट्री हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे उसका सेल कर देंगे, और जितना सेल होगा आपका उतना ही मार्केट में आपका शेयर इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट के अलावा उन्होंने 4 और ऑब्जेक्टिव बोले थे कि ये 4 अदर अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकते हैं, पर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की इन्होंने बात यहां पर नहीं की थी। हाँ बॉमल वो बंदा था जिसने बोला था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है। इसका आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चला जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बॉमल वो बंदा था ध्यान रखना जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि प्रॉफिट जो है उसके अलावा सेल्स जो है ध्यान रखना वो आपका अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो क्लीन है वो सी आंसर जो है वो लगा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्लोप एंड, अब ये क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊं कितनी बार रिपीट हो चुका आपके नेट के एग्जाम में कि बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होगा तो भी वो इसका आंसर तो कम से कम याद कर चुका होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन को इजी लेना अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो। आप इस क्वेश्चन को देखें बहुत ज्यादा बार कंटिन्यूसली रिपीट होता हुआ है,
इवनली जब मैं सीए की भी क्लासेस लेता हूँ तो भी मैं उनको बच्चों को क्वेश्चन कहता हूँ बार बार के करो भाई, ये नेट में इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। और हम पढ़ते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक का देखो जो कर्व होता है, हम पढ़ते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं ना, उनका एरिया सेम होता है। और हम बताते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक कर्व है तो इसके हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मान की लो तो एक बराबर ही रहेगी, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है देखो, तो इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप चेंज होगा आपका। तो स्लोप गोस ऑन चेंजिंग व्हाइल पॉइंट इलास्टिसिटी रिमेन द सेम। तो देखो बी ऑप्शन जो हमें दे रखा है कि ढलान तो बदलेगा लेकिन बिंदु की जो लोच है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है आपके, बार बार रिपीट हुआ है तो गलत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट भैया यहाँ पर करेक्ट है, मोनोपोलिस कैन चेंज एनी प्राइस, चेंज तो नहीं होगा यहाँ पर, चार्ज होगा, किसी भी कीमत को बदल सकता है कि मतलब कोई भी कीमत चार्ज कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं भैया कि मोनोपोलिस्ट है, सिंगल सेलर है, मान लिया, पर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी प्राइस चार्ज कर लेगा। ठीक है वो प्राइस मेकर है पर जरूरत से ज्यादा चार्ज करेगा तो लोग उस प्रोडक्ट का जो कंजप्शन है वो कम कर देंगे। और मोनोपोली में पढ़ते भी हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कर्व, तो उसको पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। द स्लोप ऑफ एमआर कर्व ट्वाइस दैट ऑफ एआर, ये बिल्कुल आपने रेवेन्यू में पढ़ा होगा कि एमआर कर्व फास्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एआर से। ये एआर कर्व है और ये एमआर कर्व है, और एमआर कर्व जो होता है ना वो प्राइस एक्सिस और एआर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि एमआर का जो स्लोप होता है ना एक्चुअली वो बिल्कुल जस्ट डबल होता है एआर के, एमआर डबल रेट से डिक्रीज होता है एआर के कंपैरिजन में। जब हम रेवेन्यू पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा टेबल बना के बकायदा कि एमआर में डिक्रीज होने की रेट एआर से जस्ट डबल होती है। इवनली अभी जो सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम हुआ था एक्चुअली जून के अंदर, उसमें भी क्वेश्चन आया था, एज इट इज लिखा हुआ था कि एमआर का स्लोप जो होता है वो एआर से जस्ट डबल होता है। तो ये तो खैर बिल्कुल सही जाएगा हमारा। सी दिया नेसेसरी कंडीशन जो मोनोपोली की लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की है, एसी एआर इक्वल्स टू एमसी एआर के बराबर होगा क्या। देखो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो कहीं के लिए भी अगर बात की जाए तो वो होता है एमसी इक्वल्स टू एमआर होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। हम ये जरूर कहते हैं कि लॉन्ग रन की कंडीशन है तो वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एआर इक्वल्स टू क्या होगा, एसी होगा। पर नेसेसरी कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो एमसी इक्वल्स टू एमआर होता है। तो खैर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बी और डी कॉम्बिनेशन जो है वो कहां बन रहा है। बी और डी का कॉम्बिनेशन एक तो यहां बन रहा है और बी और डी का कॉम्बिनेशन एक यहां बन रहा है। ठीक है, ए जाएगा नहीं तो इसको तो अपन हटा देंगे। खैर सी डायलेमा में है, लेकिन बी और डी। अब ई क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ मोनोपोलिस इज ऑलवेज हायर देन कॉम्पिटिटिव फॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है। जब कॉम्पिटिटिव फॉर्म लिखा आता है तो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है। मोनोपोली सिंगल सेलर होता है तो मोनोपोली की जो प्राइस होती है वो जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा होती है, यानी ई सही जा रहा है। अब ई सही जा रहा है तो ई बी और डी, जो सी ऑप्शन है एग्जैक्टली वो हमारा आंसर यहां पर चला जाएगा, क्योंकि मोनोपोलिस की इक्विलिब्रियम एमसी इक्वल्स टू एमआर है, ये बिल्कुल सही है। डी स्लोप एमआर का भैया जो तैयार से डबल होता है, बी बिल्कुल सही है। और ई बिल्कुल सही है कि कॉम्पिटिटिव फॉर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो प्राइस रहेगा वो मोनोपोली में ज्यादा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टेल। मतलब जब कार्टेल, आपको पता होगा ओलिगोपॉली मार्केट में आपने एग्जांपल भी पढ़ा होगा ओपेक का, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, क्यों 8-10 कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना क्या बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। पहले 10 से कम थी, अब शायद 10 से ज्यादा हो चुकी है, ग्रुप बना रखा है। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लिया आपने और एक सिंगल प्राइस पर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब जब कार्टेल बनता है तो कौन सी चीज रुकावट का काम करेगी उस पर हम बात करेंगे। लेस नंबर ऑफ फॉर्म इन द इंडस्ट्री अगर होगी देखो तो अच्छा कार्टेल फॉर्मेशन बन जाएगा, तो ये तो रुकावट का काम करेगा नहीं। देखो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे ये हिंडर करेगा, मतलब ये कार्टेल फॉर्मेशन में दिक्कत करेगा। डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा ये भी दिक्कत करेगा भैया, यहां पर प्रॉब्लम लेकर आएगा जब आप ग्रुप फॉर्मेशन करोगे। लो फ्रीक्वेंसी सेल्स कपल्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट। अब देखो फ्रीक्वेंसी सेल की कम है तो ग्रुप बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी अमाउंट ऑफ आउटपुट पे जो आपका कॉस्ट है वो ज्यादा है, सेल्स की फ्रीक्वेंसी आपकी कम है। तो ये तीनों रीजन जो है मुझे लगते हैं कि जब आप कार्टेल फॉर्मेशन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कहते हैं ना देखो रिश्ते बराबरी वालों में होते हैं। अब एक की सेल बहुत कम है, दूसरे का सेल्स में वेरिएशन है, अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर है उनके अंदर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बहुत अलग अलग है, कैसे ग्रुप बनेगा।
ग्रुप ऑफ ओपेक ने क्यों बना लिया? क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेच रहे थे, पेट्रोल है तो क्रूड था। एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो देखो ये हिंड्रेंस का काम नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और एब्सेंस ऑफ मोनोपोली की अगर हम बात कीजिए, देखो मोनोपोली अगर एब्सेंट होती है तो वो तो खैर हम लोग कहते हैं कि ओलिगोपोली में देखो फ्यू फॉर्म्स होती हैं, और थोड़ा बहुत ओलिगोपोली में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन होता है, तो ये ओलिगोपोली के कैरेक्टर की तरफ थोड़ा सा जाएगा। तो बी, सी और डी जो है हमारा, बी और सी और डी जो है ध्यान रखना, ये हिंड्रेंस या रुकावट का काम करेगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप प्रॉपर सीक्वेंस फॉर डिमांड फोरकास्टिंग का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस के क्वेश्चन मुझे बड़े इजी लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट और लास्ट पकड़ता हूं। फर्स्ट होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सेट करने से आता है, जो मुझे देखो इस सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और सबसे लास्ट फीडबैक वगैरह कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग होता है। तो लास्ट हमें देखो इंटरप्रिटेशन एंड एस्टिमेशन दे रखा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी सबसे लास्ट के स्टेप में आता है। तो स्टार्टिंग जो स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव सी से होना चाहिए, और एस्टिमेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट जो है बी, वो लास्ट। तो देखो हमें ए और बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम अरेंजमेंट देखते हैं कि इनमें से और इनमें से सही क्या है। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव देखो सेट हो जाएंगे हमारे, तो ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद हम टाइम पर्सपेक्टिव भी चेक करेंगे, कितने समय में भैया हमें काम करना है। तो सी के बाद में ऑफकोर्स डी जाना चाहिए। जैसे हो जाएगा उसके बाद में हम मेथड्स देखेंगे फोरकास्टिंग का कौन सा यूज करना है, और फिर डेटा कलेक्शन देखेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। तो फर्स्ट और लास्ट अगर हम पकड़ लेते हैं पहले देखो, तो बीच के स्टेप को क्या है कवर करना इजी हो जाता है। किंग डिमांड कर, भाई ये तो कुछ बताने का आपको जरूरत ही नहीं है कि किंग डिमांड कर जो मॉडल है कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब बहुत इजी है, लल्लू क्वेश्चन हम कह सकते हैं, प्रोफेसर स्वीजी ने दिया था। किस में पढ़ते हैं? डायरेक्ट ओलिगोपॉली मॉडल में आप इसका आंसर लगा सकते हैं भाई। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन से अभी और भी है, देखो 2000 फिर 22 अक्टूबर वगैरह, खैर तो इस तरीके की हमारी जो सीरीज है वो चलती रहेगी। और जब हम तैयारी करेंगे नेट के एग्जाम की तो इसी तरीके से करेंगे, जिससे हमें अंदाजा रहे हमारी तैयारी कैसे चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप अश्वनी मेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, और अश्वनी मेहरा क्लासेस आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम लोग जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।